गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बतलाया था कंस्ट्रक्शन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें एक यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया था कि किसी समंक या डेटा का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उस समंक या डेटा के किसी एक मूल्य या चर को लेकर जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके भी हमने उसका भी क्लासिफिकेशन किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा प्रकार बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो डेटा प्राप्त करते हैं उस डेटा के किसी दो चरों या मूल्यों को लेकर हम उस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने रोल नंबर के आधार पे विद्यार्थियों को प्राप्त हुए मार्क्स के बारे में बताया था। उस उदाहरण में हमने केवल एक मार्क्स लिए थे। एक विषय के मार्क्स हो सकते हैं या सभी विषयों का मिला के टोटल मार्क्स हो सकता है, लेकिन एक ही मूल्य वो कहलाएगा। अब जब हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चर या दो मूल्यों को लेना है। यानी यदि पिछले एग्जाम्पल में हमने एक विषय के मार्क्स लिए थे तो इस एग्जाम्पल में हम दो विषय के मार्क्स लेंगे। दो मूल्य हो गए। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर हम इसका विश्लेषण करें, भारत के प्रत्येक राज्यों में कितने कितने कोविड-19 इन्फेक्टेड लोग हैं, हम इसे लेकर इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन हम प्रत्येक राज्यों में कोविड-19 से इन्फेक्टेड मेल एंड फीमेल दो मूल्यों को लेकर उसका अध्ययन करेंगे, या फिर एज के आधार पर डिवाइड कर ले, अंडर 45 ओवर 45। तो यहां पर हम एक के बदले दो मूल्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के जो भी समंक हमने प्राप्त किए हैं उसके अध्ययन के लिए विशेष तरह से उसको एक बेहतर फॉर्म में सजाने की आवश्यकता होती है, ताकि अध्ययन में हमें सुविधा हो। तो जब हम इस तरह का डेटा लेते हैं तो वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि वहां पे एक से अधिक मूल्य है। अब हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लिए है, जिसमें रोल नंबर लिखे हुए हैं 1 से 10 और फिर यहाँ 11 से लेकर 20 तक।
यानी 20 छात्रों का हमने डेटा लिया है और 20 छात्रों के 2 विषय को लेकर हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। एक मार्क्स इन अकाउंटेंसी जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है और दूसरा मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स जिससे हमने वाई से डिनोट किया है। तो हमने पहले से एक डेटा ले रखा है। अब इस डेटा के आधार पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये अगर एग्जाम्पल हमने लिया है तो इसका सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना होगा। बेहतर फॉर्म में डेटा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सामान्यतः टेबुलेशन फॉर्म की सहायता ली जाती है। तो हम टेबल एक फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे 2 मूल्यों को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, 2 मूल्यों को लेकर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमने टेबल उसी अनुसार ड्रॉ कर दी है। हमने क्लास इंटरवल ले लिए हैं। जितने भी मार्क्स है ये आप देखेंगे कहीं भी मार्क्स 50 से ऊपर नहीं जा रहा, 40 से ऊपर ही नहीं जा रहा है, कहीं भी मार्क्स 40 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमने उस आधार पर एक क्लास इंटरवल डिसाइड कर लिया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एक्स हमने बताया था, मार्क्स इन अकाउंटेंसी को हमने एक्स से डिनोट किया है और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को हमने वाई से डिनोट किया है। तो यहाँ जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब मार्क्स इन अकाउंटेंसी और वाई का मतलब मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। अब एक्स को भी हमने क्लास इंटरवल में डिवाइड किया और वाई को भी हमने क्लास इंटरवल में डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो डेटा एग्जाम्पल में दिया हुआ है हम उसको इस टेबल में सजाएंगे। अब देखेंगे एक्स जो हमारा मार्क्स इन अकाउंटेंसी है 0 से 10 के बीच में कितने हैं, उसको हम टैली मार्क्स, हमने पिछले क्लास में टैली मार्क्स के बारे में बताया था, तो उसका मार्क्स हम टैली कर लेंगे। 0 से 10 के बीच में देखें ये 2, हम ऐसे क्रॉस करते जाते हैं ताकि मिस छूटने की संभावना नहीं हो, मिस होने की संभावना नहीं हो। एक यहाँ पे 0 से 2 अकाउंटेंसी में 2 0 से 10 के बीच आएगा और ठीक नीचे स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स 7 है, ये 7 भी 0 से 10 के बीच आएगा। तो x हमारा मार्क्स इन अकाउंटेंसी और y हमारा मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो 0 से 10 के बीच में अकाउंटेंसी का और 0 से 10 के बीच में स्टैटिस्टिक्स का, दोनों के लिए 1 है। तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे तो वो मार्क्स इन अकाउंटेंसी के लिए भी हो गया और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स के लिए भी हो गया। अब आगे देखेंगे 0 से 10 के बीच ये 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू हमने पिछले क्लास में बताया था, जो अपर लिमिट है उसको हम उस क्लास इंटरवल में नहीं लेते हैं, उसके ठीक अगले क्लास इंटरवल में हम लेंगे जिसका लोअर लिमिट 10 है। फिर इसके आगे देखेंगे ये 4 आया, ये 4 हम लेंगे, ये भी 0 और 10 के बीच है। और इसके नीचे जो स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स है वो 2 है, ये भी 0 और 10 के बीच है, तो दोनों 0 और 10 के बीच एक और टैली मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ देख लेंगे ये 8 आया, 8 भी 0 और 10 के बीच है, इस कॉलम में आएगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का 26 मार्क्स। तो ये इसके लिए जो हम रॉ देखेंगे वो 26 मार्क्स हमारा 20 से 30 के बीच आएगा, यानी इसके सामने आएगा। तो पहले रॉ में पहले कॉलम में तीसरा रॉ, तो ये हमारा यहाँ पे एक टैली मार्क्स आ जाएगा। ये 0 से 10 के बीच के लिए ये हमारा 8 मार्क्स हो गया और स्टैटिस्टिक्स के लिए 26 मार्क्स 20 से 26 के बीच ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ये 6 नंबर आया,
ये भी 0 से 10 के बीच है। और इसमें स्टैटिक्स का मार्क्स 18 है, 18। तो 18 हमारा 10 से 20 के बीच आएगा। तो 10 से 20 के बीच यहाँ हमारा एक टेली मार्क्स आ जाएगा। ये एक्स के लिए 0 से 10 का हमने पूरा देख लिया। अब हम 10 से 20 का देखेंगे। अकाउंटेंसी का मार्क्स 10 से 20, यहाँ 18, पहला ही मार्क्स यहाँ पे 18 है जो 10 से और 20 के बीच है। तो यह 10 से 20 के बीच 18 आएगा। इसमें अकाउंटेंसी का मार्क्स 10 है, 10 भी हमारा 10 से 20 के बीच ही आएगा। तो ये हमारा एक टेली मार्क्स हो गया। इसमें स्टैटिक्स भी आ गया है। 10 से 20 के बीच ये यहाँ आएगा। 10 से 20 के बीच ये भी और 10 से 20 के बीच ये भी। अब इसके बाद ये 12 है, अकाउंटेंसी का 12, ये भी 10 से 20 के बीच आएगा। और स्टैटिक्स में भी 12 है, ये भी 10 से 20 के बीच आएगा। तो फिर से हमारा एक टेली मार्क्स यहाँ पे आ गया। अब तीसरा, ये 14 नंबर 10 और 20 के बीच, ये सेकंड कॉलम में आएगा। स्टैटिक्स का 22 है, 22 का मतलब ये हमारा 20 से 30 के बीच आएगा। तो कॉलम हो गया हमारा 10 से 20 के बीच का और रो हो गया 20 से 30 के बीच का। तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा। ये 22 हम यहाँ तक काट देंगे। और इसी तरह से हम आगे टेबल तैयार। अब देखिए इसी प्रकार से हमने सारे मार्क्स को टैली कर लिए। ठीक है, ये सभी मार्क्स टैली हो गए। इसको हमने क्रॉस कर दिया, सारे मार्क्स टैली हो गए। अब इसको हम टोटल यहाँ पे पहले कर लेंगे। ये 1 और 1, ये 2 हो गए। ये 1, ये 1, ये 2 हो गए। ये 3, 1, 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी टैली मार्क्स नहीं है। ये हमारा 4 हो गया, ये 2, फिर उसके बाद ये 1 हो गया, यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसका हम टोटल करेंगे। 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ पे 0, 5 लिखेंगे। जब सिंगल डिजिट हो तो बेहतर होता है कि हम उसके पहले 0 लगा दें। 1, 3, 1, 4, ये हमारा हो गया 4, 1, 1, 2 और 4, 6, ये हमारा हो गया 6, 1, 2, 3 और 2, 5, ये हमारा हो गया 5। अब इसका टोटल देखेंगे कितना हुआ। 5, 4, 9, 6, 15 और 5, 20। इसके बाद इसका टोटल हम कर लेते हैं। 2, 3, 1, 4, यहाँ पे भी कुछ नहीं था। अब इसको हम ये 0, 4, 3, 2, 5, 6, 7, ये हो गया 7। इसके अलावा ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 3। अब इसका टोटल हम देख लेते हैं। 7, 4, 11, 6, 17 और 3, 20। ये हमारा टैली हो गया। इसमें जो हमने रोल नंबर लिया था 1 से लेकर के 20 तक का, यानी 20 विद्यार्थियों का डेटा था, और हमने टैली कर लिया पूरे 20। एक्स जो कि मार्क्स इन अकाउंटेंसी को दर्शाता है वो भी हमारा 20 हो गया, और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स जो वाई सिंबल से के थ्रू हम उसको दर्शा रहे हैं उसका टोटल भी हमारा 20 हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट हो गया। अब हम आगे इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे। हमने कुछ शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं। रेंज, क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू और मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। ये सभी हमें आगे जब हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे तो इन सभी शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, इसलिए इसका मतलब समझ लेना काफी आवश्यक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं रेंज, जिसको हिंदी में विस्तार कहते हैं। रेंज का मतलब जो समांक हमने प्राप्त किए हैं और उस समांकों का हमने
कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, हमने अरेंज कर लिया, हमें पता चल गया कि उस समंक में जो हमने क्लास इंटरवल लिए है या डिस्क्रीट सीरीज में हमने ड्रॉ किया है, उसमें लोअर और अपर लिमिट का अंतर क्या है। जो सबसे लोअर लिमिट है और जो सबसे अपर लिमिट है उसके बीच का जो एरिया है वो विस्तार का। जैसे अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने क्लास इंटरवल लिए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये 4 क्लास इंटरवल लिए थे। इस पूरे क्लास इंटरवल में जो सबसे लोअर लिमिट है वो है 0 और जो सबसे अपर लिमिट है वो है 40। तो हमारा जो भी बिखराव था समंक का, वो बिखराव 0 से 40 के बीच ही था, यानी जो हमारा विस्तार है वो 0 से 40 के बीच ही है। तो हमारा जो रेंज हो गया वो 0 से 40 के बीच का रेंज। तो रेंज का मतलब जो भी समंक हमने प्राप्त किए हैं उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू वाला है या जिस चर का वैल्यू सबसे कम है और जिस का वैल्यू सबसे अधिक है, उसके बीच का जो एरिया है वो रेंज कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा क्लास इंटरवल, हमने अब हम इसी एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं। जो डेटा हमने लिए थे उसको हमने सुविधा की दृष्टि से अलग अलग एरिया के आधार पर हमने बांट लिया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये अलग अलग हमारा क्लास इंटरवल है। हमने क्लास डिवाइड कर लिए। अब जैसे किसी कॉलेज में 500 छात्रों का नामांकन हुआ, 500 छात्र को एक ही क्लास में नहीं बिठाया जा सकता है। अगर क्लास का साइज 100 विद्यार्थियों को बिठाने का है तो 100 के आधार पे हम 5 सेक्शन बना लेते हैं। 500 छात्रों को 5 सेक्शन में बांट देते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो ये जो अलग अलग हमने डिवाइड कर लिए 500 छात्र को, ताकि उसे पढ़ाने में आसानी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में हमें अध्ययन में आसानी हो, इसके लिए हमें जो भी डेटा प्राप्त हुआ है उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। यही हमारा क्लास इंटरवल कहलाता है। 0 से 10 एक क्लास इंटरवल हो गया, 10 से 20 एक क्लास इंटरवल हो गया, 20 से 30, 30 से 40, इसी प्रकार से ये सभी क्लास इंटरवल है। ये दो हमारा हो गया। अब क्लास लिमिट, जैसे अभी हमने क्लास इंटरवल लिए, प्रत्येक क्लास इंटरवल का एक लिमिट 0 से 10 जैसे हमने लिखा, इसमें 0 और 10 दो लिमिट है। जो लोअर लिमिट है, जो कम वाला लिमिट है, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो अधिक वाला है वो हो गया अपर लिमिट। जैसे इसमें 30 हो गया लोअर लिमिट और ये 40 हो गया अपर लिमिट। तो क्लास लिमिट, वर्ग सीमाएं, ये सीमा निर्धारित करते हैं। 0 से कम वाला इस क्षेत्र में नहीं आएगा और 10 से अधिक वाला इस क्षेत्र में नहीं आएगा, इसमें सीमा निर्धारित हो गया। अब सीमा में
दो पॉइंट होंगे, दो बिंदु होगा, एक होगा लोअर लिमिट का और एक अपर लिमिट का। सामान्यतः हम आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। L30 जो लोअर लिमिट है उसको हम L1 से इंडिकेट करते हैं और जो अपर लिमिट है उसको L2 से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास लिमिट्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार, फिर से वर्ग पे हम आ गए। ये क्लास 0 से 10, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट L1 एंड L2। L1 और L2 का जो अंतर है, डिफरेंस है, वही कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल बराबर हो जाएगा L2 माइनस L1। अब 30 से 40 के बीच का अगर हम देखें तो 40 ये है हमारा L2 माइनस L1, 40 माइनस L1 इसका हो गया 30, ये हो गया 10। ये 10 हमारा वर्ग विस्तार कहलाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मिड वैल्यू और मिड पॉइंट, दोनों एक ही बात है, इसलिए हमने और शब्द का इस्तेमाल किया है। जो क्लास इंटरवल हमने लिए है उस क्लास इंटरवल के सबसे मध्य में कौन सा मूल्य है, हम इसे निर्धारित करेंगे। यही हमारा मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कहलाता है। जैसे 30 और 40 के बीच क्या है, हम 0 और 10 का ले लेते हैं। 0 और 10 का, ये जैसे एक लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है। निश्चित रूप से इसको विभिन्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक एरिया 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 10 के बीच। अब इसके सबसे मध्य में कौन सा आएगा, ये दोनों साइड से एक एक हटाते चलते हैं, फिर यहाँ हट गया, फिर यहाँ हट गया, फिर यहाँ हट गया, और ये सबसे मध्य में आ गया। तो ये क्या है, अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो सबसे मध्य में हमारा ये 5 है। ये हमारा मिड वैल्यू हो गया। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। मिड वैल्यू बराबर L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2। प्लस, अब जो हमने एग्जांपल लिए थे उसमें 30 और 40 का हम फिर से ले लेते हैं। L2 हमारा हो गया 40, L1 हो गया 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 70/2 इक्वल टू 35। ये हमारा मिड वैल्यू हो गया। ये मिड वैल्यू 30 से 40 के क्लास इंटरवल के लिए हुआ। अगर हम 0 से 10 वाले क्लास इंटरवल का निकालें तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। ये है 0 से 10 वाले क्लास इंटरवल के लिए। तो हमारा ये मिड वैल्यू या मिड पॉइंट हो गया। जब हम मीडियन या मोड का कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के, तो हमें वहां पे मिड वैल्यू की आवश्यकता होती है। उस समय हम क्लास इंटरवल भी यदि प्रश्न में दिया हो तो उसे हम उसकी सहायता से मिड वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें हमारा लास्ट है, ये हो गया
अब हमारा लास्ट है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। जो समंक हम प्राप्त करते हैं और जिसके आधार पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें हम एक एक्स सीरीज, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो या क्लास इंटरवल लेकर हम तैयार करें। जिस चर या मूल्य का अध्ययन करना होता है, उस चर या मूल्य की बारंबारता क्या है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज एक ले लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने ले लिया। इसका फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। तो सीरीज में 5 कितनी बार आया है? 5 बार बार आया है। तो वो कितनी बार आया है उसको हम काउंट कर लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर लिख देंगे। बार बार आना ही बारंबारता कहलाता है। जब हम क्लास इंटरवल लेंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यहाँ पे 0 और 10 के बीच कितने चर आए हैं, उन सभी को गिन के हम फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखते हैं। यानी 0 से 10 के बीच आने वाले विभिन्न चरों का कुल योग हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी हिंदी में बहुत आसान है समझना, बारंबारता कहते हैं। बार बार अगर एक ही चर या एक ही मूल्य आए तो उन सभी चरों या मूल्यों के संख्या के कुल योग को बारंबारता कहते हैं। कुल योग कहने का यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि हमारा अगर चर 5, 6, 7, 8 है तो 5 अगर 3 बार रिपीट हुआ है, 5, 5, 5, तो 5 तिया 15 नहीं हो जाएगा। 5, 5, 5 तीनों को जोड़ना नहीं है। 5 एक बार आया, फिर दूसरे बार आया, फिर तीसरी बार आया, तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा